नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर प्रयागराज से है, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। प्रयागराज में आज प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा से आशीर्वाद लेने पहुंचे। बाकायदा वो बमरौली एयरपोर्ट पर थे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए रैल इलाके में डीपीएस ग्राउंड पर हेलीपैड पर उतरने के बाद वीआईपी घाट से वो संगम नोज पर पहुंचे। त्रिवेणी में वहां बाकायदा उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि जिस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, माँ गंगा से आशीर्वाद लिया, विधिवत बाकायदा उनको जो पुरोहित है उन्होंने उनको पूजा अर्चना कराई, माँ गंगा को उन्होंने जल अर्पित किया। तो इस तरह से तमाम धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहे, बाकायदा डुबकी लगाई, देश दुनिया में अमन चैन की एक तरह से प्रार्थना भी की। तो कहा जा सकता है कि मोदी भी आज इस आस्था के कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने संगम नदी प्रयागराज पहुँचे, जो करीब 2 से ढाई घंटे तक इस शहर में रहे। उसके बाद वो वापस दिल्ली के लिए गए। लेकिन इस बीच में तमाम चर्चाएं हो रही थी कि मोदी जी का कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। लेकिन उस दिन उन्होंने सारी चर्चाओं को विराम देते हुए बाकायदा वो यहाँ पर संगम नगरी पहुँचे। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, माँ गंगा की पूजा अर्चना की और देश दुनिया के लिए प्रार्थना की ताकि शांति और अमन बना रहे। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोभित प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ हादसे के दौरान एक सिपाही की मौत पर यूपी पुलिस का बयान सामने आया है, जिसमें इंस्पेक्टर अंजनी राय की मौत का कारण पुलिस ने बताया। क्या कुछ बताया पुलिस ने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पुलिस ने महाकुंभ में ड्यूटी के दौरान दारोगा अंजनी राय की मौत मामले में सफाई दिया है। यूपी पुलिस का कहना है कि दारोगा की मौत भगदड़ से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। दरअसल महाकुंभ भगदड़ के दौरान कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस दौरान महाकुंभ में ड्यूटी के दौरान दारोगा अंजनी राय की भी मौत हुई थी। जब शव परिजनों के पास पहुंचा तो परिजनों ने महाकुंभ में हुई भगदड़ से अंजनी राय की मौत की वजह बताई। इस पर लगातार परिजनों ने गंभीर आरोप भी लगाया और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अंजनी राय की भगदड़ से मौत होने की बात कहते हुए सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। लेकिन आज यूपी पुलिस ने एक सफाई दिया है। महाकुंभ पुलिस का कहना है कि अंजनी राय की तबीयत 30 जनवरी को बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एसआई अंजनी राय की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जो भी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। महाकुंभ भगदड़ के दौरान अंजनी राय की मौत नहीं हुई थी। फिलहाल जिस तरीके से परिजन लगातार महाकुंभ की भगदड़ में मौत होने की बात कह रहे हैं, अब इस पर यूपी पुलिस की सफाई भी आ गई है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर संभल से है, जहां लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्की को बगैर नक्शा पास कराए मकान में निर्माण मामले में प्रशासन ने अपना पक्ष रखने की अंतिम तारीख 10 फरवरी दी है। लेकिन क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सिंह। सपा सांसद जिया रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। संभल सपा सांसद जिया रहमान के जो बताया जा रहा है कि जो आवास बनाया था उन्होंने, वो अवैध तरीका से बनाया था, उसका नक्शा पास नहीं हुआ था। इसी को लेकर के प्रशासन ने नोटिस दिया गया था। नोटिस 1 नहीं 2 नहीं 3 4 नोटिस पहुंच चुके हैं और वो समय काम कर रहे हैं। इसलिए अब जो है एडीएम बंदरा मिश्रा ने आदेश दिया है कि बताया है कि जिस तरीका से सपा सांसद जिया रहमान वर्ग का जो घर का नक्शा है वो पास नहीं हुआ था और उन्हें लास्ट तारीख 10 फरवरी दी गई है। अगर 10 फरवरी तक अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल का है, जहां सपा सांसद जिया रहमान वर्ग
से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने एक अपना घर बनाया था, उसका नक्शा पास नहीं हुआ था। इसी को लेकर के प्रशासन ने उनके जो आगे नक्शा है और जो बाउंड्री थी वो तोड़ दी गई थी और नक्शे के कागज़ दिखाने की बात की गई थी। अभी तक सपा सांसद जिया रहमान वर्ग ने अभी तक अपने जो घर के कागज़ हैं नक्शे के वो नहीं दिखा पाए हैं। बार बार समय मांगते रहते हैं और उन्हें समय मिलता गया है। अब लास्ट तारीख 10 फरवरी रखी गई है। अगर 10 फरवरी को अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। जब इस मामले में सपा सांसद जिया रहमान वर्ग से बात की गई तो उनका कहना है कि उनके जो वालिद हैं शफी रहमान वर्ग, उनके नाम कागज थे और उसमें समय लग रहा है, वो कागज़ आने में समय लगेगा तभी हम पेश कर पाएंगे। अब देखना होगा क्या इस मामले में सपा सांसद कागज़ पेश कर पाएंगे। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। खबर अयोध्या से है, जहां दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म को लेकर समाजवादी पार्टी ने सहानुभूति जताई है और अखिलेश यादव के निर्देश पर बच्ची के लिए एक अहम घोषणा भी की गई है। क्या घोषणा की गई है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। ने अयोध्या में दलित लड़की की हत्या मामले में सहानुभूति जताई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल लड़की के परिजनों से मिला और ढांढस बंधाते हुए पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता भी किया। दरअसल बीते दिनों यूपी के अयोध्या में दलित लड़की की न्यूड हालत में लाश पाई गई थी। आंख पर भी चोट के निशान थे। मनाया जा रहा था कि उसके साथ हैवानियत की गई। हालांकि इस मामले में अयोध्या पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा और दलित लड़की के परिजनों से मुलाकात किया। सपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए पवन पांडे ने दलित लड़के के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया और साथ ही साथ आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार पीड़ितों की मदद कर रही है और इन सब के बीच दलित लड़की के परिजनों की बड़ी मदद किया, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन में गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं। लेकिन कब आ रहे गृह मंत्री, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन पर गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं। 14 फरवरी को हल्द्वानी में समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर शामिल होंगे। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और 28 जनवरी से इन खेलों का शुभारंभ होने के साथ साथ 14 फरवरी तक इनकी जो विभिन्न प्रतियोगिताएं नेशनल गेम्स की वो यहाँ पर हो रही है। अभी तक ये कह सकते हैं कि लगातार मेडल्स की जो पदक तालिका है उसमें बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। बड़े खिलाड़ी अब तक यहाँ मेडल जीत चुके हैं। जिस प्रकार से लगातार ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने इस नेशनल गेम को लेकर जो तैयारियां यहाँ पर की थी उसकी प्रशंसा भी यहाँ पर होने लगी है। कुछ खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरदोई से है, जहां के अफसरों का वीआईपी कल्चर का मोह नहीं छूट रहा और यहां के अधिकारी लाल नीली बत्ती और हूटर के साथ जलवा काटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। छूटने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि ताज़ा मामला एसपी कार्यालय के गेट का है, जहां पर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, उसमें बाकायदा हूटर और नीली लाल बत्ती जो कि एसपी की गाड़ी में लगी हुई थी, उसी तरीके की एक बत्ती उसमें लगी हुई थी। आपको बता दें कि वो गाड़ी विनय प्रताप जादौन की थी, जो कि कछौना के वन विभाग के रेंजर हैं। आपको बता दें कि वो प्राइवेट गाड़ी में अपनी बत्ती लगाकर चलते हैं और कई बार मुख्यमंत्री इस चीज़ को लेकर आदेश भी जारी कर चुके हैं कि कोई भी अधिकारी हो
या कोई नेता हो अपनी प्राइवेट गाड़ी में कोई बत्ती नहीं लगाएगा, ना कोई हूटर लगाएगा। लेकिन विनय प्रताप का ये जो रौब दिख रहा है, ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इनका ये रौब छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि अभी आपको बता दें कि इस गाड़ी का जब वीडियो वायरल सामने आया है, अभी तक किसी अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। अब देखना ये होगा क्या इस प्राइवेट गाड़ी से ये बत्ती उतरेगी या बत्ती यूं ही लगी रहेगी, देखने की बात ये होगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। खबर भिलाई से है, जहां जिला दुर्ग में वीआईपी प्रवास और आदर्श आचार संहिता को लेकर चेकिंग किया गया। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी शक्तिकांत दास। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ साथ वीआईपी मूवमेंट भी लगातार बढ़ते जा रही, जिसके मद्देनजर दुर्ग पुलिस लगातार होटलों और ढाबों में लगातार जांच कर रही है। इस जांच के दौरान स्मृतिनगर चौकी के पास, जुनवानी के पास होटल लैंडमार्क पर जांच करती है पुलिस, तो वहाँ पे कमरा नंबर 302 में राजेश जायसवाल, सुनील जायसवाल और विश्वकर्मा नाम के एक व्यक्ति ठहरे हुए पाए जाते हैं, जिनके सामानों की जब जांच करती है तो पुलिस को देख करके हैरानी होती है कि उनके पास जीआरपीएफ रायपुर के पास में एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जहां पर कैनरा बैंक के एटीएम और पासबुक की गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज होता है। और जब जांच पुलिस करती है वहां पे कमरों में उनके सामानों की, तो वहां पर उनके पास वही चेकबुक और एटीएम कार्ड पाया जाता है। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ दुर्ग पुलिस के द्वारा की जाती है तो उनके द्वारा ऑनलाइन ठगी करना बताया जाता है, जिसे देखकर पुलिस वहां पर सारी चीज़ों की जांच पड़ताल गहन से करती है और उनके पास से एक हुंडई कार, 5 मोबाइल अलग अलग कंपनियों के एटीएम और तमाम तरीके के दस्तावेज जब्त कर केस डायरी फाइल करके उन्हें न्यायिक जांच के लिए एसडीएम के पास पेश करती है, जिसे न्यायिक जांच के लिए आगे कार्रवाई की जाती है। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए दुर्ग। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम के टैक्स डिपार्टमेंट ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कॉमर्शियल हाउस टैक्स दर को नोटिस जारी किए हैं। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। चले कि हाल ही में जिला अधिकारी सविन बंसल ने बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की थी कि जहां पर बकायेदारों की जो संपत्ति है उसको नीलाम तक कर डाला। लेकिन वही अब कहीं ना कहीं जो कहा जाए, जो नगर आयुक्त हैं नमामि बंसल, वो भी अब बकायेदारों पर सख्त होती हुई नजर आ रही है और उन्होंने जो कर है यानी कि जो हाउस टैक्स है उसको जमा करने की अपील जनता से की है और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 15,000 से भी अधिक जो बकायेदार हैं वो राजधानी देहरादून के अंदर हैं और उनसे अपील की गई है कि वो अपना हाउस टैक्स जल्द से जल्द जमा कर दें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जो बकायेदार हैं उसमें से 50 से भी अधिक ऐसे हैं कि जिन पर 1 लाख से अधिक का जो हाउस टैक्स है वो बकाया है और उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यदि वो नोटिस के अनुसार अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं तो उनसे 12% अतिरिक्त टैक्स भी वसूला जाएगा और इसके साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके साथ ही अभी उन्होंने अपील करते हुए कहीं ना कहीं आम जनता को एक राहत भी दी है कि यदि वो चालू वित्तीय वर्ष का जो टैक्स है वो जमा करते हैं तो उसमें 20% की छूट उनको जरूर दी जाएगी। लेकिन अब देखिएगा कि जिस तरीके से लगातार अब नमामि बंसल कहीं ना कहीं सख्त होती हुई नजर आ रही है, इससे लगता है कि जो नगर निगम का हाउस टैक्स के बकायेदार हैं वो जल्द ही अपना हाउस टैक्स जमा करेंगे। यदि वो अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग। खबर बलौदा बाजार से है, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने चुनाव कर्मचारियों की बैठक ली और उन्हें चुनाव संबंधित पूरी जानकारी दी और प्रथम चरण चुनाव के लिए निर्देश भी दिए। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। इन दोनों नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। आज 11 फरवरी को पहला चरण का मतदान होगा, जहां पर आज जिला निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ के कलेक्टर दीपक सोनी ने पूरे 300 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया तथा आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान डाला जाएगा और उसी को लेकर आज जिला प्रशासन की ओर से अंतिम प्रशिक्षण इनको दिया गया और अंतिम प्रशिक्षण के बाद सभी कर्मचारियों को 9 फरवरी को जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थिति देना है और 10 फरवरी को उनको चुनाव सामग्री के सामान को उठाना है और 11 फरवरी को मतदान को सुचारू संपन्न करना है। आपको बता दें कि इस मतदान चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई भी कर्मचारी लापरवाही बरतेगा तो जिला
निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि उसके सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा उसके निलंबन और बर्खास्त की कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में किसी प्रकार की लापरवाही को जिला प्रशासन किसी भी दृष्टि में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए कि आज अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद सभी 300 कर्मचारियों को यह हिदायत दी गई है कि वे अच्छे से प्रशिक्षण कर लें और ईवीएम मशीन किस प्रकार से चलाना है या और किस प्रकार से मतदाताओं को बताना है, इस प्रकार का प्रशिक्षण आज दिया गया। और जिला प्रशासन की ओर से ईवीएम मशीन का रेमोडाइजेशन काम कंप्लीट होने के बाद आज अंतिम प्रशिक्षण भी कंप्लीट हुआ और 11 फरवरी को पहले चरण का मतदान शुरू होने वाला है। मैं इंडिया वाइस के लिए बड़ौदा से प्रदीप महेश्वरी। खबर जौनपुर से है, जहां रोडवेज बस पर दबंगों ने पथराव किया, लेकिन क्यों, क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में रोडवेज बस पर पथराव करने का मामला सामने आया है। दबंगों द्वारा रोडवेज बस पर पथराव किया गया और पथराव की घटना में रोडवेज बस की शीशा टूट गई। आरोप है कि चालक परिचालक से दबंगों ने मारपीट की है। पीड़ित के शिकायत के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं घटना के बाद दबंग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पूरा मामला जो है चंदवक थाना क्षेत्र के बजरंग नगर सेनापुर गांव का बताया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद बस पर सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। वही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और दबंगों की तलाश जो है पुलिस कर रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी दबंग कब पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। पीलीभीत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पतंग उड़ाने के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जो मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गया। क्या कुछ हुआ उसके बाद बता रहे हमारे संवाददाता अमित पाल। कोतवाली क्षेत्र में एक चौकी पड़ती है देशनगर, जहां पर एक गांव में पतंगों को लेकर करके बड़ा संघर्ष हुआ है। जैसे कि आपको बताते चले, पतंग उड़ाने को लेकर करके एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जहां पर पतंग को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हो गई है और खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडे चले हैं, जहां पर पत्थरबाजी भी चली है। दोनों लोगों को लेकर करके ये संघर्ष हुआ है। हालांकि पुलिस ने वीडियो जो वायरल हुआ था जिसको लेकर के जाँच बैठाई है और जो है कि जो घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और दबंग लोगों को हिरासत में लिया गया। जैसे कि आपको बताते चले, पतंग को लेकर के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था, जहां पर दोनों पक्ष के ओर से घायल लोग हो गए और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। अब देखना है कि आगे की क्या कार्रवाई की जाती है। देखते रहें। जब तक के लिए इंडिया वॉइस कैमरामैन निरंकार मिश्रा के साथ। खबर जौनपुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दबंगों की दबंगई करने का मामला सामने आया है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में दबंगों की दबंगई करने का मामला सामने आया है। दबंगों की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि जमीनी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक परिवार पर हमला कर दिया गया। मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों द्वारा 2 लोगों की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर दबंग जो है गोलबंद होकर आते हैं और हमला कर देते हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे। पूरा मामला जो है शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के इराकियाना मोहल्ला स्थित मेन रोड का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज को हाईकोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस जारी किया गया है, लेकिन क्यों, क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। नगर जिले के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में नियमित फैकल्टी चयनित प्रक्रिया को लेकर एक युवक ने लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट के अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाया है। अब जांच का विषय यह है कि किस तरह से ये नियमित फैकल्टी जो चयनित व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पे लीगल नोटिस भिजवाया गया, जो कि माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में। अब ये प्रक्रिया आपको बता दूं कि आरक्षण के नियमों का पालन न करने सहित अन्य कई पर जारी कराया गया है, जो कि 7 बिंदुओं को लेकर इनके खिलाफ अधिवक्ता ने, हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने, एक युवक ने हाई कोर्ट के अधिवक्ता से लीगल नोटिस जारी करवाया है। अब देखने की बात यह है कि कब कार्रवाई होती है, तो सोचने की बात है कि इस तरह से चयनित प्रक्रिया में जो धांधली की गई है अब ये उजागर कैसे होता है, ये तो सोचने की बात है। जब इस तरह से माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में, सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में इस तरह का मामला संज्ञान में आया, जो कि अधिवक्ता ने लीगल नोटिस जारी किया है, जो कि 7 बिंदुओं को लेकर अब जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चलेगा। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया।
रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।